फ्रेंड्स, मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई पर होती है या लगातार नए पर नया हाई बना रही होती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स का कंसर्न ये होता है कि जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने बनाए हैं कहीं वो वाइप आउट ना हो जाए। अगर आप में से भी कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका सेम कंसर्न है, देन दे हैव लैंडेड अप टू द राइट वीडियो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स को अडॉप्ट करके हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उन स्टेप्स पर जाने से पहले एंड आज के बिजनेसेस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं सुशील देवल कैपिटल एंड गेट्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो कंसीडर द वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऑल टाइम हाई मार्केट के सिनेरियो में जो हमें फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है वो ये कि मेजर इंडाइसेस की वैल्यूएशन को चेक करना है, जैसे कि निफ्टी। क्योंकि अगर निफ्टी ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा हो तो वहां करेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक छोटा सा रीजन भी बड़ी करेक्शन लाता है। एंड जब निफ्टी में ही करेक्शन होती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादातर स्टॉक्स पर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कि जो काफी अंडर वैल्यूड हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग के चार्ट को लगा लिया है एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रखा है। तो सबसे बड़ा फॉल जो हुआ था वो कोविड वाला ही हुआ था। एंड उससे पहले अगर हम निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग को देखें तो वो था 28.67। इनफैक्ट कि उससे पहले तो ये प्राइस टू अर्निंग जो है ये 29.73 भी चला गया था। दूसरा जो फॉल एंड कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। एंड उस टाइम जो निफ्टी का वैल्यूएशन था वो था 28.17। फ्रेंड्स, स्पेशली अगर हम कोविड वाले केस को देखें तो निफ्टी का वैल्यूएशन अगर इतना हाई नहीं होता तो ये फॉल भी उतना बड़ा नहीं होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 28 के अराउंड का पी काफी रिस्की है एंड कोई भी रीजन मार्केट में करेक्शन ला सकता है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमें क्या करना है कि निफ्टी का पी जैसे ही 26.5 के ऊपर जाता है तो हमें अलर्ट हो जाना है। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम निफ्टी का पी देखें वो है 23.52 का, जो कि ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। Q3 भी अभी अभी एंड हुआ है एंड अगर कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं तो निफ्टी का वैल्यूएशन और भी फेयर हो जाएगा। काफी सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि मान लो कि निफ्टी का पी हायर तो नहीं है लेकिन इतना बड़ा अपरन हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्रॉफिट बुकिंग के कारण कुछ करेक्शन होती है, पहले तो वो करेक्शन इतनी सीवियर नहीं होगी। दूसरा, ऑल टाइम हाई मार्केट के सिनेरियो में हमें जो स्टेप परफॉर्म करना है वो ये कि हमें अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चेक करते रहना है एंड उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हो। हम उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कंसीडर कर सकते हैं एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं जो काफी फेयरली वैल्यूड हो या कि अंडर वैल्यूड हो। तो इसलिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर आए हैं जिनका बिजनेस भी सॉलिड है, फ्यूचर आउटलुक भी अच्छी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, सो दैट अगर मार्केट में करेक्शन भी होती है तो इन स्टॉक्स में हमें ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेसेस हमने सारे ही सॉलिड उठाए हैं। इस वीडियो में हम बिजनेस एनालिसिस पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन चार्ट्स को हम जरूर देखेंगे एंड यहाँ तक पॉसिबल हुआ हम इन कंपनीज के फेयर प्राइस को निकालने की कोशिश भी करेंगे कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या वैल्यूएशन एंड क्या प्राइस डिजर्व करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने कई सारे वीडियोस में कवर किया है वो है आयशर मोटर्स। बट व्हाई आयशर मोटर्स? तो पहला रीजन है कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज। यहाँ कस्टमर्स अब एंट्री लेवल बाइक्स की जगह मिड साइज मोटरसाइकिल्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये है मोर देन 250 सीसी मोटरसाइकिल का एंड ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है एंड प्रेजेंटली 8.2% मार्केट शेयर मोर देन 250 सीसी की मोटरसाइकिल सेगमेंट के पास है। दूसरा रीजन है आयशर मोटर्स का बाकी ऑटोमोटिव कंपनीज के कंपैरिजन में कम सिक्लिकल होना। तीसरा रीजन है मोर देन 125 सीसी की बाइक्स में कंपनी द्वारा अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना एंड वो मार्केट शेयर प्रेजेंटली 32% हो चुका है एंड इंडिया की टोटल मोटरसाइकिल मार्केट में कंपनी का शेयर 7.4% हो चुका है। फोर्थ रीजन है कंपनी की बढ़ती हुई ग्लोबल प्रेजेंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी अमेरिकन मार्केट में, एशियन पैसिफिक मार्केट में एंड यूरोपियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट में अपने मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाती जा रही है। सिर्फ 4 सालों में ही कंपनी की वॉल्यूम में 4.5 टाइम्स की ग्रोथ हो चुकी है। उसके बाद कंपनी की रेवेन्यू में इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है एंड वो प्रेजेंटली 14.4% हो चुका है, जो कि अमेजिंग है। एंड सिक्स्थ रीजन है कि कंपनी का जो नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कर रहा है एंड प्रेजेंटली कंपनी की रेवेन्यू में नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 14.1% हो चुका है, जिसमें अपैरल्स आते हैं, हेलमेट्स आती हैं एंड कुछ और एक्सेसरीज आती हैं। दूसरा, हमने आयशर मोटर के चार्ट्स को ओपन कर लिया है एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। तो यहाँ जो एक पैटर्न बन रहा है वो कप विद हैंडल पैटर्न है। यहाँ पर ये एक कप है, उसके बाद यहाँ एक हैंडल है। तो इस केस में क्या होता है कि जो टारगेट होता है वो इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है, जिसे हम अभी मेजर कर लेते हैं। ये इसकी डेप्थ होगी, इसको हमने मेजर कर लिया, इसको हम ब्रेकआउट लेवल पर रख सकते हैं, देन हम उसे प्रेजेंट पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। तो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है हमारे पास 4660 का, लेकिन कंपनी का जो फेयर प्राइस है वो हमें मिलेगा कंपनी के प्राइस टू अर्निंग से एंड उसकी ईपीएस ग्रोथ से। तो अब वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम आयशर मोटर के केस में देखें, हम इनके पीयर्स में चले जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प को जो प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है वो ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है जो कि आयशर मोटर्स को भी मिल रहा है। एक बार हम हीरो मोटोकॉर्प के
रेवेन्यू ग्रोथ को देख लेते हैं तो यहाँ हमने हीरो मोटोकॉर्प के रेवेन्यू ग्रोथ को निकाला है, तो ये सिंगल डिजिट में है। इनफैक्ट लास्ट के 3 सालों में सिर्फ 5% के CAGR से ही सेल्स में ग्रोथ हो रही है। लेकिन वही अगर हम आयशर मोटर्स के केस में देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लास्ट के 3 इयर्स में 16% के CAGR से सेल्स में ग्रोथ हो रही है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 20% के CAGR से में सेल्स ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे में आयशर मोटर्स को बेटर प्राइस टू अर्निंग मिलना चाहिए एज कंपेयर टू हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन अभी हम ये कंपैरिजन टीवीएस मोटर के साथ करके भी देख लेते हैं। तो टीवीएस मोटर के केस में अगर हम देखें तो यहाँ जो सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट के 3 सालों में वो 19% के CAGR से हुई है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 21% हुई है। वही अगर हम आयशर मोटर के केस में देखें तो लास्ट के 3 इयर्स में 16% के CAGR से सेल्स ग्रोथ हो रही है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुई है 20%। लेकिन जो टीवीएस मोटर को प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है वो मिल रहा है 65.7 का एंड आयशर मोटर को मिल रहा है जस्ट 28.7 का। तो अब हम आयशर मोटर के प्राइस टू अर्निंग के चार्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग 3 इयर्स के ऑल टाइम लो पर है। इनफैक्ट जो 3 ईयर का मीडियन PE है वो 42.6 है। इवन कि अगर हम कंजर्वेटिव PE भी लें तो भी कंपनी को 40 का PE मिलना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कंजर्वेटिव PE लिया है उसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे EPS के साथ, जो कि प्रेजेंटली है 130.9। तो इसे अब हम 130.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 130.9 एंड ये निकल कर आता है 5236। तो प्रेजेंट लेवल से जो हमारा टारगेट निकल कर आया है उसे हम मेजर करें तो ये 40% का अपसाइड निकल कर आता है, विच शोज की कंपनी 40% अंडर वैल्यूड है। तो इस कंपनी में डाउन साइड रिस्क कम है, नियर टर्म में अपसाइड पोटेंशियल भी अच्छा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी सूटेबल है, इसलिए इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी एक लीडिंग एग्रोकेमिकल प्लेयर है एंड जो केमिकल इंडस्ट्री में लास्ट 2 सालों से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ केमिकल कंपनीज की रेवेन्यूज कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के केस में देखें तो हमें रेवेन्यू में काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट्स में काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी किसी तरह का कोई डेट देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, कंपनी का नाम PI इंडस्ट्रीज है, जिसे हमने पहले भी 1-2 वीडियो में कवर किया है। इस लेवल पर सिंगल डे में जो 11% के अराउंड गिरावट हुई थी, इसके रीजन को भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में न्यूज थी कि चाइना बेस्ड एक कंपनी पायरोक्सासल्फोन नाम के एक केमिकल में फोरे कर रही है, जहां PI इंडस्ट्री भी ऑपरेट करती है। उसके बाद मैनेजमेंट बताती है कि ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है एंड चाइना की कंपनी का पायरोक्सासल्फोन में फोरे करने से कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट ने अपनी फ्यूचर गाइडेंस को भी एज इट इज रखा एंड पूरे इंसिडेंट को एक स्पेकुलेशन करार दिया। फ्रेंड्स, जब कभी किसी कंपनी में ऑपरेटर गेम होती है तो इसी तरह की न्यूज का सहारा लिया जाता है, जहां स्टॉक प्राइस को पहले गिराया जाता है एंड उसके बाद नीचे के लेवल पर माल भरा जाता है। फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक प्राइस को हमने ओपन कर लिया है एंड स्टॉक प्राइस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या आप उसे रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं वो देखने को मिल रहा है एंड पहला वो है 3375 के लेवल पर एंड उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है वो है 3432 के लेवल पर। तो मींस 30-40 पॉइंट्स के रेंज में ही ये एक जोन है एंड प्रेजेंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस उसी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है एंड आज कंपनी का स्टॉक प्राइस उन्हीं लेवल्स के ऊपर है या सितंबर 2021 में हुआ करता था। मींस आज जो हमें स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है वो वही है जो 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स पहले हुआ करता था। लेकिन इस दौरान अगर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें, इसमें किसी तरह का भी डेंट नहीं आया है। इनफैक्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है ये लगातार हाईएस्ट एवर पर जा रही है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाईएस्ट एवर पर जा रहे हैं एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाईएस्ट एवर पर है एंड इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो 1496 करोड़ पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंटली PI इंडस्ट्रीज के केस में हमें वैसा ही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जो कि तब बना था जब हमने मैप माई इंडिया को स्टडी किया था। ये वो लेवल्स है जब हमने फर्स्ट टाइम मैप माई इंडिया को कवर किया था। तब क्या हो रहा था कि ओवरऑल जो IT इंडस्ट्री है वो काफी खराब परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उनकी खराब परफॉर्मेंस का इंपैक्ट मैप माई इंडिया के स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिल रहा था। जबकि मैप माई इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो रही थी, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे आ रहे थे एंड नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही IT सेक्टर में सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई एंड कंपनीज के स्टॉक प्राइस ने थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट किया तो मैप माई इंडिया का स्टॉक प्राइस सीधा ही डबल हो गया एंड वही सिचुएशन मुझे PI इंडस्ट्रीज के केस में देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यूज कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं। लेकिन PI इंडस्ट्रीज के केस में हमें वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यूज लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन माय ओपिनियन अब क्या हो सकता है कि जैसे ही केमिकल इंडस्ट्री में सिचुएशन थोड़ी सी भी बेटर होगी एंड स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो PI इंडस्ट्रीज
जिसका स्टॉक प्राइस हमें काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ फेयर प्राइस के लिए हम क्या करते हैं कि पहले कंपनी की प्राइस टू अर्निंग पर चले जाते हैं। तो 3 ईयर का पीई अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने 3 ईयर के सबसे लोएस्ट पीई पर है। इनफैक्ट जो 3 ईयर का मीडियन पीई है वो 49.4 है। एंड अगर हम 5 ईयर के मीडियन पीई को भी देखें तो यहाँ हमें कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो उन्हीं लेवल्स पर देखने को मिल रहा है जो कि कोविड में हुआ करता था। तो फेयर प्राइस को कंजर्वेटिवली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ईयर का मीडियन पीई ले लेते हैं जो है 47 का। इसे हम कैलकुलेटर पर टाइप कर लेते हैं 47 एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईपीएस से। एंड कंपनी का ईपीएस है 98.59। तो हम 5 ईयर मीडियन पीई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 98.59 से, जो कि कंपनी का ईपीएस है। तो फेयर प्राइस निकलकर आता है 4633। तो अगर हम चार्ट पर मार्क करना चाहें तो ये आ गया है 4633। तो इसे हम प्रेजेंट लेवल से मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जो पोटेंशियल अपसाइड हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है 35.88%, मींस अप्रोक्सीमेटली 36%। तो कंजर्वेटिव अप्रोच लगाकर भी देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 36% अंडरवैल्यूड है। फ्रेंड्स अब हम कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं जो कंपनी की ग्रोथ को फ्यूचर में सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में ही कंपनी ने 763 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसमें से 497 करोड़ कंपनी ने स्पेंड किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ फार्मा एसेट्स। जिन दो कंपनीज को पीआई इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया है उसमें फर्स्ट है आर्किमिका एंड सेकंड है थेराकाम मेडिलैब। एंड प्रेजेंटली फार्मा बिजनेस के लिए ग्लोबल एडवाइजर्स के साथ काम किया जा रहा है फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन के लिए। तो इस कंपनी में भी डाउन साइड रिस्क कम है, नियर टर्म में अपसाइड पोटेंशियल भी अच्छा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी सूटेबल है। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो एक बैंकिंग स्टॉक है एंड प्रेजेंटली बैंकिंग स्टॉक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। एंड बैंकिंग स्टॉक्स की जो मूवमेंट है ये काफी स्लो हुई है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स के ऊपर कोई भी डेंट नहीं आया है। एंड मिड कैप कैटेगरी से जिस बैंक को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो फेडरल बैंक है एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से हमने डीसीबी बैंक को शॉर्टलिस्ट कर रखा है। इसलिए इस वीडियो में जिस बैंक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मार्केट कैप के मामले में फेडरल बैंक एंड डीसीबी बैंक के बीच का आता है एंड नाम है सिटी यूनियन बैंक, जिसकी मार्केट कैप है 10,684 करोड़। लेकिन वाई सिटी यूनियन बैंक? फ्रेंड्स कोविड के बाद बैंक के जो ग्रॉस एनपीए है ये भी काफी बढ़ चुके थे एंड नेट एनपीए भी काफी हायर जा चुके थे। नेट एनपीए कोविड के बाद 1191 करोड़ हो चुके थे एंड प्रेजेंटली ये है 998 करोड़। एंड मैनेजमेंट ने इसे हाईलाइट भी किया है कि उनके जो नेट एनपीए हैं वो प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं एंड ये एक अच्छा साइन है। एंड बैंक के पास अभी स्कोप है कि वो अपने ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए को और भी कम कर पाए, क्योंकि बैंक्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट उनकी एसेट क्वालिटी ही होती है। उसके बाद बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी कम हुआ है, बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं एंड बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो भी इन लाइन है विद लार्ज बैंक्स सच एज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि जनरली हमें 3% से 4.5% के बीच के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने सिटी यूनियन बैंक के वीकली चार्ट को लगा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड से पहले सब कुछ अच्छे से चल रहा था एंड स्टॉक प्राइस भी लगातार हाई पे हाई बनाता जा रहा था एंड जनवरी 2020 में स्टॉक प्राइस ने अपना हाई लगाया था। उसके बाद कोविड के कारण गिरावट होती है एंड स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। एंड मेन रीजन ये था कि बैंक की एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी, जो कि फिर से बेटर हो रही है एंड ज्यादातर पैरामीटर्स जो हैं वो प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं। लेकिन वही अगर आप बैंक की वैल्यूएशन देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमने 5 ईयर्स की लगा लेते हैं तो 5 ईयर के बेसिस पर देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे कम लेवल पर है। इवन की जो कोविड वाला टाइम था तब भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो ज्यादा थी एंड आज बैंक कोविड वाली वैल्यूएशन से भी सस्ती वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप 10 ईयर का प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट देखें तो 10 ईयर के बेसिस पर भी आपको सबसे लोअर वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जब ज्यादातर पैरामीटर्स प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुके हैं तो स्टॉक प्राइस को भी अपने प्री कोविड लेवल पर जरूर जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से कितना अपसाइड होगा एक बार वो मेजर करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% का अपसाइड है। अगेन ये हमारी स्टडी है, कोई गारंटी नहीं है। बैंक के ज्यादातर पैरामीटर्स बेटर हो रहे हैं, इसलिए इसे आप फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। अगर आपको हमारी स्टडी अच्छी लगी तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।